स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी क्लासेस चल रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन के लिए अपने क्लासेस नहीं हुई थी। इसका रीज़न ये था स्टूडेंट्स कि जो अपना स्टूडियो है उसका थोड़ा सा काम था, वो चल रहा था। वो काम आज ही कंप्लीट हुआ है और आज ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये परेशानी ज़रूर हुई है, लेकिन अब से क्लासेस रेगुलर हो जाएगी। आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कोई भी क्लास में। आप लोग जो है मन लगा के पढ़ाई जो है वो रेगुलर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र। देखो, द्रव्यमान केंद्र जो है वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इससे पिछली जो एग्जाम थी उसमें भी क्वेश्चन आया था, इसलिए थोड़ा बहुत हमें द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ना होगा। तो आज की क्लास में हम द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास होगी किसके बारे में? द्रव्यमान केंद्र के बारे में। देखो, द्रव्यमान केंद्र या इसे क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी पिंड का ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं अपन। जैसे मान लो ये पेन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर कहीं ना कहीं है, जहां पर इसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माने। हमें जरूरत क्या पड़ेगी संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मानने की? तो इसका रीजन ये है कि जब भी अपन इस पर बल की कल्पना करेंगे, जब भी इसकी गति की बात करेंगे, तो इसको एक बिंदु द्रव्यमान मान के अपन गति का अध्ययन करते हैं, इस पर बल लगाने का अध्ययन करते हैं। इस पर जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कोई भी अगर बल लगता है, तो उसका अध्ययन एक बिंदु मानकर किया जाता है, एक पॉइंट मास मानकर किया जाता है। अब पॉइंट मास मानने के लिए इसको एक पॉइंट के समान मानना पड़ेगा, तो वो पॉइंट कहां माने? यहां पर माने, यहां पर माने, यहां पर माने या यहां पर माने। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक बिंदु माना जाएगा जो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब वो बिंदु क्या होगा, कहां होगा, यही हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जब भी ये जो द्रव्यमान केंद्र अगर आप लोगों को समझना है, तो इससे संबंधित कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि ये डिपेंड किस किस पर करता है। द्रव्यमान केंद्र कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान केंद्र जो है वो निर्भर करता है, आप लोगों को लिखना है ये द्रव्यमान केंद्र निर्भर करता है एक तो वस्तु की आकृति पर। वस्तु की आकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि इसका द्रव्यमान वितरण कैसा है। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं? द्रव्यमान वितरण। द्रव्यमान वितरण का मतलब, जैसे ये पेन जो है वो यहां से मोटा है तो यहां पर द्रव्यमान ज्यादा होगा, यहां से पतला है तो यहां द्रव्यमान कम होगा। इसका मतलब इसका द्रव्यमान वितरण जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, सम्मित नहीं है। इसका द्रव्यमान जो है यहां ज्यादा है, जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे द्रव्यमान कम होता जाएगा। तो इसका द्रव्यमान वितरण जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं इसलिए इसका द्रव्यमान के अंदर बीच में नहीं आएगा, थोड़ा साइड में कहीं आएगा। आया समझ में? जैसे ये एक पिंड है, ठीक है, ये घनाभ के आकार का मान सकते हैं अपन। तो इसमें इसका द्रव्यमान वितरण अगर देखेंगे तो समरूप है, जितना द्रव्यमान यहां पर है उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र एकदम इसके बीच में मिलेगा हमें। तो याद रखना है आप लोगों को कि द्रव्यमान केंद्र किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। एक तो वस्तु की आकृति पर, आकृति कैसी है, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है द्रव्यमान वितरण पर, द्रव्यमान वितरण पर, कि वस्तु में द्रव्यमान वितरण कैसा है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कई बार ऐसा लगता है कि हमेशा द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान के अंदर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के द्रव्यमान में हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो द्रव्यमान के बाहर भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन ले कि मान लो कोई वस्तु है ऐसे वलय के जैसी है। ये क्या है? वलय। वलय, वलय या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? रिंग है, ठीक है ना। रिंग होती है, जैसे कोई चूड़ी है, कोई कड़ा है, ठीक है, तार का हमने व्रत बना दिया, वो सब वलय कहलाते हैं। ठीक है, रिंग से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका द्रव्यमान तो कहाँ है? इसकी परिधि परिधि पर होता है। जैसे आप लोग कोई वलय लोगे, आप लोग एक कोई भी कड़ा या कोई भी वृत्ताकार कोई भी वस्तु लेके एक बार देखना। मैं कड़े की बात कर रहा हूं, चूड़ी के जैसा कोई है, तो उसको देखना कि उसका द्रव्यमान केवल कहां है? परिधि परिधि पर है, बीच में तो द्रव्यमान है नहीं।
यहाँ पर तो द्रव्यमान है नहीं, लेकिन इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, बीच में होता है। द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर मिलेगा हमें। तो इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र जो है वो जरूरी नहीं है द्रव्यमान के अंदर हो, द्रव्यमान के बाहर। यहाँ पर देखो कोई द्रव्यमान नहीं है, फिर भी यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र हो सकता है। तो कुछ वस्तु, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने दो छड़ों को मिला के ऐसे एल आकार बना लिया, दो छड़ों को मिला के क्या बना लिया, एल आकार बना लिया। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कुछ यहां पर आएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र जो है वो द्रव्यमान के बाहर भी हो सकता है, द्रव्यमान के अंदर भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा द्रव्यमान के अंदर हो। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब अगर मान लो सामान्यतः हमें द्रव्यमान केंद्र का पता करना हो कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ वस्तुएं जो निश्चित आकृति की होती है, निश्चित आकृति जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इसके अलावा घन, घनाभ, गोला, बेलन, इस तरीके की अगर कोई वस्तु है तो ऐसी वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। याद रखना, जैसे मैं लिख देता हूं कौन कौन सी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान केंद्र ज्यामितीय केंद्र पर होता है। जैसे वर्ग है, स्क्वायर, ठीक है, जैसे आयत है, ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो कि वृत्त है, ठीक है, इस तरीके का। जैसे मान लो घन है, क्यूब जिसको बोलते हैं अपन, घनाभ है, क्यूबॉइड है, घनाभ है, गोला है, ठीक है, इसके अलावा बेलन। ये जो वस्तुएं हैं इनका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है, इनके ज्यामितीय केंद्र पर, ज्यामितीय केंद्र पर इनका क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, मान लो कि जैसे बेलन मान लेते हैं, ठीक है। एक बेलन की आकृति बनाता हूं मैं, ऐसा होता है कुछ बेलन, ठीक है। ये बेलन का स्वयं का अक्ष हो गया, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, यहां पर बीच में आएगा, ये सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक है। तो निश्चित आकृति की अगर कोई वस्तु है और उनमें अगर द्रव्यमान वितरण समरूप है, द्रव्यमान वितरण समरूप होने का मतलब यहां पर जैसा द्रव्यमान है वैसा ही यहां पर है, वैसा ही यहां पर है, वैसा ही यहां पर है, द्रव्यमान का वितरण एक जैसा है, तो द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा, बीच में आएगा। ये ध्यान रखना कि इन वस्तुओं का, इन आकृतियों का द्रव्यमान केंद्र कहां होता है, इनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनका द्रव्यमान केंद्र कहीं अलग हो सकता है, कहीं दूसरी जगह पर मिल सकता है। जैसे मान लो कि अपन गोले को आधा कर दे, गोले को आधा कर दे तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बदल जाएगी। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि एक शंकु ले ले अपन, ठीक है, शंकु ले ले, शंकु का द्रव्यमान केंद्र उसके बीच में नहीं होता, उसके अलावा दूसरी जगह होता है, उसकी बात अपन करेंगे, ठीक है। तो ये एक सामान्य स्थिति है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर से बता रहा हूं, द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकते हैं, ठीक है। क्यों मानना है हमें द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि जब भी अपन किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, उस पर बलों का अध्ययन करते हैं, तो वस्तु को एक बिंदु द्रव्यमान मान के हल किया जाता है। और बिंदु द्रव्यमान मानने के लिए वस्तु को बिंदु जैसा मानना पड़ेगा। बिंदु जैसा मानना पड़ेगा तो वो बिंदु कहाँ माना जाए, वस्तु के अंदर। जैसे मान लो मुझे इसको बिंदु जैसा मानना है, इतना बड़ा आकार है लेकिन इसको एक बिंदु के समान, एक पॉइंट के जैसा मानना है मुझे, तो पॉइंट जैसा मानना है तो मुझे पॉइंट कहीं ना कहीं तो मानना होगा। तो इसका पॉइंट कहाँ मानूंगा मैं, तो जहां पर मैं पॉइंट मानूंगा उसको मैं द्रव्यमान केंद्र कहूंगा। अब ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे भी मैं उस बिंदु को कल्पना कर लूं कि मैं यहां पे कल्पना कर लूं, ऐसा नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे कि अगर वस्तुएं इन जैसी है, इन आकृतियों की है, तो द्रव्यमान केंद्र कहां होता है, उनके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र डिपेंड किस पे करता है, आकृति पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान वितरण पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, एक पॉइंट जो आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि द्रव्यमान केंद्र कभी भी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। वस्तु का द्रव्यमान कितना है उस बात पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान एक साइड में ज्यादा है, एक साइड में कम है,
तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? तो ज्यादा द्रव्यमान की ओर उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो कि मैं एक आकृति बनाता हूं। मान लो मैंने एक शंकु बनाया, ये शंकु बनाया मैंने। शंकु ठोस है ये, ठीक है, ठोस शंकु है। अगर मैंने ये शंकु बनाया है तो हम क्या देख रहे हैं कि इस जगह पर ये नुकीला सिरा है। नुकीला सिरा है तो यहां पर द्रव्यमान कम है, यहां पर चौड़ा सिरा है तो यहां पर द्रव्यमान ज्यादा है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां बीच में नहीं आएगा, ज्यादा द्रव्यमान की ओर आएगा। देखो ज्यादा द्रव्यमान इस सिरे पर है या इस सिरे पर है, हमें चित्र में ही दिख रहा है कि यहां पर द्रव्यमान कम होगा क्योंकि ये सिरा तो नुकीला है, ये सिरा चौड़ा है, तो यहां पर द्रव्यमान ज्यादा बनेगा। द्रव्यमान ज्यादा बनेगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र बीच में न होके थोड़ा सा इधर नीचे की ओर होगा, यहां पर इसका द्रव्यमान केंद्र आएगा, ठीक है, इस जगह पे। तो द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? ज्यादा द्रव्यमान की ओर शिफ्ट होता है, हमेशा ज्यादा द्रव्यमान की ओर हमें मिलेगा। ये तो हो गई सामान्य बातें द्रव्यमान केंद्र की। अब हमें जो है सामान्य वस्तु का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात भी कर लिया। अब द्रव्यमान केंद्र और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोगों को ये पॉइंट जरूर बना के रखने हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले, पहला पॉइंट, कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। कणों के निकाय का मतलब, कणों का निकाय मतलब एक सिस्टम है अपने पास जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, उनका हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो मुझे कहा जाए कि एक रेखा है, ठीक है, या ऐसे बना देता हूं कि मान लो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और यहां पर हमने दो द्रव्यमान माने। एक द्रव्यमान यहां माना है m1 द्रव्यमान, एक यहां माना है m2 द्रव्यमान, ठीक है। एक तो m1 द्रव्यमान है, एक m2 द्रव्यमान है। m1 द्रव्यमान एग्जाम्पल भी मैं ले लेता हूं कि ये 10 ग्राम का है, और जो m2 ये पॉइंट मास है, ये जो बिंदु द्रव्यमान है ये मान लो कि 100 ग्राम का है, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप लोगों को एक बात तो कंफर्म हो जानी चाहिए। क्या कंफर्म हो जानी चाहिए? कि द्रव्यमान केंद्र इनको मिलाने वाली रेखा पर कहीं ना कहीं होगा। पहली बात, इन दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? हमें द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। अब कहां मिलेगा? अभी मैंने आप लोगों को समझाया, एकदम बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इधर द्रव्यमान ज्यादा है, इधर द्रव्यमान कम है, तो जो द्रव्यमान केंद्र है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? ज्यादा द्रव्यमान की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र कुछ यहां पर मिलेगा हमें। अब ये बिंदु कहां है? इस जीरो वाले बिंदु से, इसको मूल बिंदु बोलते हैं अपन। x का मान भी जीरो होता है, यहां पर y का मान भी जीरो होता है, जीरो जीरो बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। तो मूल बिंदु से कितना दूर होगा वो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो ये वाला द्रव्यमान मूल बिंदु से रखा है x1 दूरी पर, ये वाला जो द्रव्यमान है मूल बिंदु से रखा है x2 दूरी पर। ये तो रखा है x1 दूरी पर, ये रखा है x2 दूरी पर। तो इसकी दूरी क्या आएगी? इसकी दूरी को मैं x से लिख देता हूं, कैपिटल X, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कहां पर मिलेगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे निकालोगे? m1 x1, m1 को x1 से गुणा करोगे, प्लस m2 x2, m2 को x2 से गुणा करोगे और भाग दे दोगे इसमें m1 प्लस m2 का। सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अगर कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो हम ऐसे हल कर सकते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मान लो 3 द्रव्यमान हो तो एक एक पद और जोड़ दोगे आप लोग, m3x3 और बटे में m3 और आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 है तो 4 एक चौथा पद और आ जाएगा। आया समझ में इतना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे देखो, अगर मान लो कि अपने पास द्रव्यमान है लेकिन वो केवल x अक्ष पर नहीं है, केवल y अक्ष पर नहीं है, कहीं बीच में है इनके, तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये तो है मान लो y अक्ष और ये है x अक्ष, ठीक है। एक द्रव्यमान यहां रखा हुआ है m1, एक यहां रखा हुआ है
M2, एक और ले लेता हूं मैं, यहां रखा हुआ है M3। कितने द्रव्यमान हो गए स्टूडेंट्स? 3 द्रव्यमान हो गए। अब देखो ये द्रव्यमान कहां कहां रखे हैं, एक्स पर, जैसे ये वाला द्रव्यमान एक्स अक्ष पर कितना दूर रखा हुआ है, वाई अक्ष पर कितना ऊपर रखा हुआ है, ये एक्स अक्ष पर कितना दूर है, वाई अक्ष पर कितना ऊपर है, सेम ये भी ऐसे ही। ये हमें कौन बताता है? ये हमें निर्देशांक बताते हैं। कौन बताते हैं? निर्देशांक। निर्देशांकों को कैसे लिखते हैं कि इसका द्रव्यमान जो है वो कहां रखा हुआ है, इसको लिखेंगे अपन x1 y1। x1 y1 का मतलब क्या है कि ये यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी है, ये है x1, और यहां से अगर y अक्ष पर मैं चेक करूं तो यहां से ये जो दूरी आएगी ये है y1। आया समझ में? ऐसे ही इसका निर्देशांक है x2 y2। x2 y2 का मतलब क्या हुआ? x2 y2 का मतलब हुआ कि मूल बिंदु से ये इधर x अक्ष पर कितना दूर रखा हुआ है, ये वाली जो दूरी आएगी ये आएगी x2, और ये वाली जो दूरी आएगी वो क्या आएगी? y2। ऐसे ही तीसरे पिंड के लिए क्या हो जाएगा? यहां से x अक्ष पर कितना दूर है ये x3, और y अक्ष पर कितना दूर है, कितना ऊपर है ये y3 से अपन इसको लिख देंगे। तो इसको मैं लिख देता हूं x3 y3। तो देखो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां आना चाहिए? इसका द्रव्यमान केंद्र यहां कहीं पे आना चाहिए, यहां कहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब x अक्ष का भी मान आएगा और y अक्ष का भी मान आएगा कि ये जो द्रव्यमान है ये y अक्ष पर कुछ यहां पर होगा। तो ये वाला जो दूरी आएगी, ये वाली जो दूरी आएगी, इसको अपन लिख देते हैं y, कैपिटल Y या कैपिटल Y CM लिख देता हूं। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास। ये बिंदु जो है वो y अक्ष पर कितना दूर है, ये y अक्ष पर कितना दूर है, तो इस दूरी को अपन क्या लिख देते हैं? इसको लिख देते हैं कैपिटल X CM। ठीक है, तो हमें ये XCM और YCM पूछ सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना इनका सूत्र, XCM बराबर तो क्या होगा और YCM बराबर क्या होगा। तो सेम ऐसा ही फॉर्मूला हमें बनाना है। XCM कैसे निकालेंगे? तो इसको लिखेंगे M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3। ठीक है, 3 पिंड थे तो 3 पद लिख दिए मैंने। उसके बटे में फिर हम लिखेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ऐसे बताओ YCM क्या बनना चाहिए? YCM बनना चाहिए M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3, और बटे में बताओ मैं क्या लिख दूं? M1 प्लस M2 प्लस M3। बस ये फॉर्मूले बन गए इनके। बहुत आसान सा तरीका है, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। देखो अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को तो ये डाउट मैं आप लोगों की क्लियर कर देता हूं। एक क्वेश्चन देके, एक क्वेश्चन हल करके अपन इसके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि 2 ग्राम, या इसको एक बार के लिए मैं केजी में ही ले लेता हूं, यदि 2 kg, 4 kg तथा 10 kg द्रव्यमान के 3 कण क्रमशः 2,1, 2,2, या इसको मैं चेंज कर लेता हूं, ये हो जाएगा 1,2 तथा -2, -4 पर स्थित है, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना कि 3 पिंड है अपने पास, 3 कण है, 2 kg के, 4 kg के और 10 kg के, 3 अपने पास कण है। अब इन 3 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालना है। इनकी स्थिति दे रखी है, तो ध्यान रखना 2 पॉइंट दे रखे हो, 2 निर्देशांक दे रखे हो तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। अगर 3 दे रखे हो तो पहला x, दूसरा y और तीसरा क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तीसरा z हो जाएगा तो बताओ ZCM भी निकाल लोगे आप लोग। M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो
कैसे हल करोगे देखो इसको, हमें द्रव्यमान केंद्र कहां होगा यानी हमें उसके निर्देशांक बताने हैं, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक बताने हैं कि द्रव्यमान केंद्र कहां होगा। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालेंगे, पहले तो हम निकालेंगे एक्सीएम का फॉर्मूला देखो ये रहा, m1x1 m2x2 m3x3। तो देखो m1 मान लो ये पहला पिंड है अपना, m1 कितना kg 2 kg, फिर गुणा किससे करो इसको m1 x1 कहाँ है, तो देखो ये क्रम से कहा है, यानी ये m1 के निर्देशांक है, ये m2 के हैं और ये m3 के हैं। ठीक है, तो अगर ये m1 के हैं इसका मतलब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और ये तीसरे पिंड के हैं तो ये है x3 और ये है y3। अब तो आसान हो गया ये। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे देखो, m1 x1 क्या है 2 से गुणा कर लेंगे, प्लस m2 x2 कितना है, m2 द्रव्यमान है 4 kg इंटू 1, x2 देखो कितना है 1 तो 1 से गुणा कर देंगे, प्लस m3 है 10 kg और जो x3 है वो कितना है -2, तो इसको गुणा करेंगे कितने से -2 से, बटे में बताओ क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, फॉर्मूला ये रहा अपने पास। ठीक है, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 4 प्लस 10। ठीक है, हल कर लेंगे इसको, एक्सीएम बताओ कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 प्लस 4 प्लस 10 को गुणा किया -2 से, 10 को -2 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा -20 बटे ये हो जाएगा कितना 10 और 6 16। बताओ 8 तो प्लस का हुआ, 20 माइनस का हुआ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -12 बटे 16। ठीक है, कट रहा है, एक बार काट लेंगे इसको, ये कट रहा है कितने से 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे ये कटेगा 3 बार, ये 4 से कटेगा 4 बार, माइनस आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया -3/4, ये x का मान आया। ऐसे ही आप लोग y का मान निकाल सकते हो, हल करके देखना y का मान क्या आएगा, कर लोगे हल, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। ये रहा फॉर्मूला, जैसे हल किया x के लिए वैसे y के लिए हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर कणों का निकाय है, 1-2 कण है, 1 कण है तो उसका द्रव्यमान केंद्र उसी पर होगा, 2 कण है, 3 कण है, 5 कण है, कैसे भी है, फॉर्मूला आप लोग बना लोगे, हल कर लोगे, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव दे दे, हमें क्या बदलाव दे दे कि हमें पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान की दूरी पूछ ले। ठीक है, यहीं पे समझो, देखो यहां पे समझाता हूं, इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं यहां पर एक अलग तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, जिस टाइप के क्वेश्चन अगर मान लो एग्जामिनर चाहे कि थोड़ा सा टफ बनाया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाया जाए, तो वो कैसे बनाएगा। तो देखो इसको ऐसे हल करते हैं कि मान लो ये द्रव्यमान केंद्र है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, या मैं दोबारा बना देता हूं चित्र। मान लो अपने पास 2 द्रव्यमान है, ये है m1, ये है m2। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी दी हुई होती है। मान लो इस दूरी को मान लेता हूं मैं r, क्या मान लेता हूं r, 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दे रखी है r। यहां पर अपने पास है सेंटर ऑफ मास, इस जगह पर है ये सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास से द्रव्यमान केंद्र से m1 की जो दूरी है, m1 की जो दूरी है वो है मान लो r1, और जो m2 की दूरी है वो है r2। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास से m1 कितना दूर रखा है, r1 दूरी पर, सेंटर ऑफ मास से m2 कितना दूर रखा है, r2 दूरी पर। अगर ऐसा हो और आप लोगों को मान लो r1 या r2 पूछ ले, आप लोगों को दिया क्या मिलेगा, m1 दिया मिलेगा, m2 दिया हुआ आएगा, r दिया हुआ आएगा, और आप लोगों को पूछे जाएगा कि द्रव्यमान केंद्र से m1 कितना दूर है, द्रव्यमान केंद्र से m2 कितना दूर है, यानी r1 और r2 पूछेगा आप लोगों को। तो ये r1 का मान क्या आएगा, r2 का मान क्या आएगा, ये हमें निकालना है। तो देखो ये कैसे निकालोगे, अगर मान लो r1 निकालना है, पहले द्रव्यमान की दूरी निकालनी है, तो कैसे हल करोगे, m2 इंटू r बटे m1 प्लस m2, सिंपल सा फॉर्मूला है।
देखो R2 कैसे निकालोगे, M1R बटे M1 प्लस M2, बस ये सिंपल से दो फॉर्मूले हैं, ऐसे हल कर लोगे आप लोग। ये ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो दो कणों के लिए आएगा। अब आप लोगों को ये याद रखना है, देखो स्टूडेंट्स, वैसे मैं चाहूं तो इन सब के डेरिवेशन आप लोगों को करवा सकता हूं, डेरिवेशन करवाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में डेरिवेशन तो आने नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, और इस टॉपिक में फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, ठीक है, समस्या यही है। डेरिवेशन करवाने में मैं करवा सकता हूं, लेकिन आप लोगों की जैसे जून में एग्जाम है तो डेरिवेशन का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है डेरिवेशन करने का। आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले आप लोगों को देखो याद तो करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एकदम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन सोल्व होने में बहुत आसान होते हैं, जल्दी हल हो जाते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद हो तो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रटवा नहीं रहा, रटवाने के वैसे भी मैं खिलाफ हूं, रटवा नहीं रहा, लेकिन ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिसमें आप लोगों को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूले याद करके आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। देखो दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए मैंने। पहला तो क्या कि अगर द्रव्यमानों के निर्देशांक दे रखे हैं और द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक पूछ ले तो कैसे हल करेंगे। दूसरा, अगर दो द्रव्यमान दे दे, इन द्रव्यमानों के बीच की दूरी दे दे और हमें पूछ ले कि द्रव्यमान केंद्र से पहला द्रव्यमान कहाँ है, द्रव्यमान केंद्र से दूसरा द्रव्यमान कहाँ है, तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखो इस पर एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं आप लोगों को हल करवाता हूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे रखा है, मान लो क्वेश्चन है 10 ग्राम तथा 40 ग्राम, 10 ग्राम तथा 40 ग्राम द्रव्यमानों के मध्य 2 मीटर दूरी है, तो द्रव्यमान केंद्र से इनकी दूरी ज्ञात करो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र से इनकी दूरी ज्ञात करो। देखो हमें दे रखा है 10 ग्राम 40 ग्राम दो द्रव्यमान है, तो मान लो ये वाला पॉइंट मास है M1 कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट मास है अपने पास M2 और ये 40 ग्राम का है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे दी, कितनी दूरी दे दी, 2 मीटर, ठीक है। हमें पूछा है कि द्रव्यमान केंद्र से इनकी दूरी ज्ञात करो, कि मान लो मैं एग्जाम कल्पना कर लेता हूं कि द्रव्यमान केंद्र यहां पर होगा, इस तरफ क्यों माना मैंने, थोड़ा आप लोगों को अभी मैंने समझाया कि द्रव्यमान किधर शिफ्ट होता है, किधर होता है, ज्यादा द्रव्यमान की ओर होता है हमेशा, तो 10 ग्राम 40 ग्राम में ज्यादा कौन है, 40 ग्राम, तो द्रव्यमान केंद्र 40 ग्राम की तरफ रहेगा थोड़ा, ठीक है। अब ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास से ये वाली जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं अपन R1, इस दूरी को मान लेते हैं R2। मुझे R1 R2 पूछा है, तो बताओ R1 कैसे निकालूंगा मैं। R1 का फॉर्मूला देखो ये रहा, M2R बटे M2R, ध्यान रखना R1 निकालना है तो M2R बटे M1 प्लस M2 हल करेंगे। M2 का मान देखो कितना है, 40 इंटू R है दोनों के मध्य की दूरी जो कितनी है, 2 मीटर, बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 बताओ कितना हो जाएगा, 10 प्लस 40, बताओ ये कितना हुआ, 80, बटे में कितना आ गया, 50, 0 से 0 कटेगा, 8 बटे 5 मीटर, ठीक है। R1 मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 8 बटे 5 मीटर, 8 में 5 का भाग देके आप लोग निकाल सकते हो। ऐसे ही बताओ R2 आप लोग हल कर लोगे क्या, कैसे निकालोगे। R2 पूछा है तो M1R बटे M1 प्लस M2, ठीक है। मान रख के देखना, आंसर बताना क्या आता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया है कि बेसिक सा जो अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। इसके अलावा
कुछ क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के रूप ऊपर रहेंगे, कुछ फॉर्मूले आप लोगों को याद करने होंगे। देखो वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र पूछे जाते हैं, तो जो लिस्ट अभी मैंने लिखी थी वो लिस्ट को याद कर लेना। उनके द्रव्यमान केंद्र उन्हीं के ज्यामितीय केंद्र पर होते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं, मैंने कहा था कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनके द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर नहीं होता, तो वो वस्तुओं के जो फॉर्मूले हैं वो मैं लिखवा देता हूं, वो आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हो, लिख लिया होगा वैसे। अपना दूसरा पॉइंट आएगा तो स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट आएगा अपना वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, वस्तुओं के, कोई वस्तु हमें दे रखी है, उसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो देखो जो ज्यामितीय केंद्र वाली वस्तुएं हो गई, उनके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, उनके अलावा ध्यान रखना है, जैसे पहली वस्तु में लेता हूं एक इसको मैं लिख देता हूं वलयाकार भाग। ठीक है, एक वलय का भाग हो, कोई वलय का टुकड़ा हो अपने पास। वलय का टुकड़ा मतलब जैसे मान लो कि ऐसे केवल इतना सा ये टुकड़ा हो अपने पास, पूरा वलय नहीं है अपने पास, वलय का केवल एक टुकड़ा दे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है हमें। तो ध्यान रखना, मान लो इसका द्रव्यमान m है, ये एक वलय का टुकड़ा है। अगर मैं इसको पूरा वलय बनाऊं तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या बनेगी। ठीक है, त्रिज्या कहाँ आएगी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि इस तरीके से इसको और इसको अगर मिलाऊंगा मैं, तो यहाँ पर कुछ इसकी त्रिज्या आएगी। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट है O। ठीक है, समझ में आया क्या है ये कैसी वस्तु है कि मान लो एक तार लो आप, ठीक है, और एक तार को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लो। तार को जैसे मान लो कि एक तार लिया मैंने, ऐसे सीधा तार लिया और तार को इतना मोड़ लिया, केवल ऐसे एक टुकड़ा बना लिया, एक छोटे से वृत्त का भाग बना लिया मैंने। तो इस वृत्त के भाग का इसके केंद्र से कितना दूर द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, तो यहां पर मान लो ये है इसकी त्रिज्या r, और ये वाला कोण मान लो कितना है 2 थीटा। 2 थीटा क्यों लिया मैंने, क्योंकि मान लो अगर मैं इसके दो भाग करूं तो ऊपर की ओर थीटा कोण बन रहा है, नीचे की ओर थीटा कोण बन रहा है, इसलिए थीटा और थीटा करके मैंने 2 थीटा लिख लिया इसको। ठीक है, अब मुझे इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा। इसका द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला होगा r साइन थीटा अपॉन थीटा। r साइन थीटा अपॉन थीटा। जैसे मान लो ये कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है टोटल कोण? 60 डिग्री बन रहा है। तो r साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, देखो टोटल कोण तो कितना है 60 डिग्री, लेकिन ये तो 2 थीटा के बराबर है। 2 थीटा मान लो कितना है 60 डिग्री, तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो r साइन 30 डिग्री बटे 30 डिग्री ऐसे लिखोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को, पहले ये ध्यान से देख लेना। फॉर्मूले आप लोग लिख लेना। वलयाकार भाग हो, ठीक है, वृत्ताकार भाग हो, वृत्ताकार चकती का भाग हो। वृत्ताकार चकती मतलब एक सर्कुलर डिस्क है अपने पास। क्या है? सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का मतलब, सर्कुलर डिस्क और वलय में क्या डिफरेंस है? वलय तो हो गई केवल रिंग, सर्कुलर डिस्क हो गई मतलब कोई प्लेट जैसे आप लोगों के घर में खाना खाने की प्लेट होती है उस तरीके की। ठीक है, तो प्लेट है, उसका अगर कोई भाग है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बनाता हूं, जैसे डिस्क कुछ ऐसे बनेगी, ये डिस्क है। ठीक है, इसका द्रव्यमान केवल परिधि पर है, इसका द्रव्यमान पूरी जगह पे, पूरे पे वितरित है, ये पूरा द्रव्यमान से भरा हुआ है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट O है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? ध्यान रखना, ये r साइन थीटा किसकी दूरी आई? ये O से लेके द्रव्यमान केंद्र की दूरी आई, यानी ये वाली दूरी आई है। ठीक है, यहां पर मान लो ये द्रव्यमान केंद्र है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? इसमें भी मान लो ये कोण कितना है 2 थीटा। कितना है? 2 थीटा। ठीक है, तो जो द्रव्यमान केंद्र आएगा वो क्या आएगा? 2r साइन थीटा बटे 3 थीटा।
ये फॉर्मूला हो गया इसका। इन पर क्वेश्चन करके देखेंगे, मैं आप लोगों को बिल्कुल समझाऊंगा कि इन फॉर्मूलों का उपयोग कैसे करना है। इसके अलावा जैसे एक और मैं ले लेता हूं, खोखला अर्धगोला। खोखला अर्धगोले का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक गोला है इस तरीके से, अंदर कुछ भी नहीं है इसके, केवल द्रव्यमान जो है वो परिधि पर है, इसके चारों तरफ है, अंदर से खाली है, ये खोखला है। और इसका आधा भाग, केवल आधा, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो आधा ऐसा बनेगा, आधे भाग की बात कर रहा हूं। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा, तो देख लो खोखला अर्धगोला कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या r। अब इसका द्रव्यमान केंद्र कहां आएगा, तो इसका द्रव्यमान केंद्र इस जगह से कुछ ऊपर आएगा, ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी। तो इस जगह से द्रव्यमान केंद्र की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, r/2। कितनी आएगी, याद रहेगा कितनी आएगी, r/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। लेकिन अगर मान लो ये ठोस हो, ठोस अर्धगोला हो, क्या हो स्टूडेंट, ठोस अर्धगोला हो, ठीक है। तो गोला अर्धगोला वैसे ही बनेगा, लेकिन ये ठोस है, इसके अंदर भी द्रव्यमान है, ठीक है। जैसे एक रबड़ की गेंद है, रबड़ की गेंद को आधा काट दो तो जो आधा भाग बचेगा वो अर्धगोला होगा, और वो अर्धगोला कैसा है, ठोस है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, अंदर से खाली है, खोखला है, ये ठोस है। इसकी भी मान लो ये त्रिज्या कितनी है, r, और इसका द्रव्यमान केंद्र कुछ यहां पर होगा। ये दूरी कितनी आएगी, आधार से ये ऊंचाई कितनी आएगी, तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये बनेगा 3π/8। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3π/8। इसके बाद एक और अपन देख लेते हैं। अगर मान लो एक और है अपने पास पॉइंट है, एक और मैं मान लेता हूं, खोखला शंकु। खोखला क्या है, शंकु है। शंकु आप लोगों को पता होगा, कोन, शंकु मतलब कोन। अगर कोन है कोई, खोखला है, इस तरीके से ये शंकु होता है, खोखला है। इसकी अगर मान लो ये ऊंचाई कितनी है, h हमें दे रखी है, तो आधार से इसका द्रव्यमान केंद्र, आधार से जो इसका द्रव्यमान केंद्र आएगा इस जगह पे आएगा, कितनी ऊंचाई पर होगा, ये होगा स्टूडेंट्स h/3 पर। कितनी पर होगा, h/3, अगर खोखला शंकु है तो। ऐसे ही अगर मान लो ठोस शंकु है, ठोस शंकु है, कुछ ऐसा होगा क्या, ठोस शंकु, ठीक है। ये ठोस है, अंदर से भरा हुआ है। शंकु मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, हैप्पी बर्थडे के टाइम पे टोपी पहनाते हैं, उस तरीके की, वैसा शंकु है वही, ठीक है ना। अगर खोखला है तो h/3, अगर ठोस है, अगर ये ठोस है तो ये जो ऊंचाई आएगी यहां से, इसकी ऊंचाई है h, तो ये जो आधार से कितना ऊपर होगा, ये हो जाएगा h/4 ऊंचाई पर, ठीक है। खोखले के लिए h/3, ठोस के लिए h/4, खोखले अर्धगोले के लिए r/2, ठोस अर्धगोले के लिए 3 पाई नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ी गलती होगी, ये पाई नहीं आएगा, r आएगा, त्रिज्या की बात कर रहे हैं। तो ठोस अगर अर्धगोला है तो वहां पर कितना हो जाएगा, 3r/8। कितना आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो इसको करेक्ट कर लेना। ये 3 पाई नहीं है, 3r/8 है, ठीक है। पाई वो गलती से लिख दिया मैंने, 3r/8 है, ध्यान रहेगा इतना। ऐसे ही मान लो अगर वलयाकार भाग है, वलय का टुकड़ा है तो r sin θ/θ, ठीक है। और अगर वृत्ताकार चक्ति का भाग है तो 2r sin θ/3θ, ये फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, आप लोगों को लिख के रखना है इनको, ठीक है। अपन इन पर जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस क्लास में इन पर क्वेश्चन करेंगे कि इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों की अब से क्लास रेगुलर हो जाएगी, आप लोग मन लगा के पढ़ाई शुरू कर दो। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कैसे भी करके मैं, जैसे अभी कुछ दिन से ये स्टूडियो का काम चल रहा था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस वजह से क्लासें नहीं हो पाई है। अब काम कंप्लीट हो गया है, अपनी क्लासें रेगुलर हो जाएगी। आप लोग जो है लगातार मन लगा के पढ़ते रहना, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
धन्यवाद।